एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग सिस्टम होता है जो अप टू 2 इयर्स तक काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल, नो पिल्स, कोई सर्जरी नहीं, जस्ट प्योर बायोलॉजी। बहुत कूल है ना। आज हम ऐसे ही शॉकिंग बायोलॉजिकल सीक्रेट्स और बहुत कुछ अनकवर करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। इससे पहले कि हम इस नॉलेज एडवेंचर पर निकलें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर दो और लाइक करना मत भूलना दोस्त। यू वोंट वांट टू मिस अ थिंग। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा 2 मेजर पार्ट्स में होगी। ओके। पार्ट 1 में हम समझेंगे फैक्टर्स ऑफ डिफरेंशियल फर्टिलिटी, मतलब वो कौन से बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल कारण हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। राइट। और पार्ट 2 में वील गेट इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेरोजेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हार्मोनल और सेलुलर सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। वाओ। तो तैयार हो जाओ, इट्स गोना बी एन एपिक जर्नी। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से, फैक्टर्स ऑफ डिफरेंशियल फर्टिलिटी। ब्रॉड माइक्रो थीम, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक सोसाइटी की फर्टिलिटी रेट हाई होगी या लो। ओके, तो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू KAP, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। राइट। ये KAP क्या है? साउंड्स लाइक अ वेरी बेसिक फ्रेमवर्क। है बेसिक, लेकिन सबसे पावरफुल है। बेसिकली फर्टिलिटी को समझने का सबसे पॉपुलर मॉडल है KAP, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। ओके, मतलब फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को कितनी जानकारी है, यानी नॉलेज। द इंफॉर्मेशन पार्ट। करेक्ट। फिर वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी उनका एटीट्यूड। उनका माइंडसेट। एग्जैक्टली। और फाइनली वो असल में क्या प्रैक्टिस करते हैं। ये तीनों मिलकर फर्टिलिटी को कंट्रोल करते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे सोचो, एक इंसान को पता है नॉलेज कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, वो मानता है एटीट्यूड कि अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। राइट, ही बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट। और फिर वो एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करता है, प्रैक्टिस। तो ये तीनों जब अलाइन होते हैं, फर्टिलिटी कंट्रोल होती है। फर्टिलिटी देखो सिर्फ एक बायोलॉजिकल इवेंट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और KAP फ्रेमवर्क हमें इसे समझने में हेल्प करता है। इंटरेस्टिंग। पहले तो लोग मानते थे कि फर्टिलिटी बस भगवान की देन है। एग्जैक्टली, बट मॉडर्न साइंस ने KAP मॉडल दिया है टू एम्पावर पीपल विद चॉइस। इसका कोर लॉजिक यही है कि ओरल पिल्स, IUDs, कॉन्डम्स, इन सब मेथड्स का यूज सीधे KAP पे डिपेंड करता है। मतलब जहां KAP हाई है, जैसे यूरोपियन नेशंस, वहां पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में है। प्रिसाइजली। और जहां KAP लो है, वहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। सो KAP इज द फर्स्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलिटी। याद रखना। तो एक सवाल है, क्या सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है? एटीट्यूड और प्रैक्टिस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रेट क्वेश्चन। सोचो, बहुत से लोगों को स्मोकिंग के खतरों का पता है, उन्हें नॉलेज है, हाँ बिल्कुल, हर पैकेट पे लिखा होता है। राइट? पर उनका एटीट्यूड कैजुअल होता है, कुछ नहीं होगा, बाद में देखेंगे। सो दे प्रैक्टिस स्मोकिंग। सेम लॉजिक फर्टिलिटी पर भी लागू होता है। मेक सेंस। तो KAP मॉडल में सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है, K, A या P? डेफिनेटली। और KAP यानी एटीट्यूड और प्रैक्टिस, लोगों का माइंडसेट बदलना और उन्हें एक्शन लेने के मोटिवेट करना, वो सबसे मुश्किल काम है। राइट। और क्या KAP के अलावा भी कोई फैक्टर्स है? बिल्कुल। एंड दैट्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। KAP के अलावा बायोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जिन्हें हम अब एक्सप्लोर करेंगे। एक और चीज, इन मेथड्स में ओरल पिल्स, IUDs, कॉन्डम्स, प्रैक्टिस के लेवल पर सबसे कॉमन कौन सा है ग्लोबली? ये रीजन टू रीजन वेरी करता है, पर condoms and oral pills are generally the most widely known and practiced methods globally. तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन डायरेक्टली KAP को इम्प्रूव करती है? Absolutely. Education is the biggest driver. It improves knowledge, shapes a positive attitude, and encourages safe practices. ठीक है, तो अब लिसनर्स के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस। Let's do it. Perfect. तो इसका मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, फर्टिलिटी कंट्रोल स्टार्ट्स विद व्हाट यू नो, व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू डू, दैट्स KAP। Well said. चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 2, बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ फर्टिलिटी रेट। अब आते हैं हार्डवेयर पर। हाँ, तो सबसे पहला है सब टॉपिक 2.A, एक्सपोजर फैक्टर्स, प्रोपोर्शन, मैरिड। This is simple. एक सोसाइटी में कितनी फीमेल पॉपुलेशन मैरिड है और किस एज में मैरिड है, ये फर्टिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे सोर्स के अकॉर्डिंग केरला और वेस्ट बंगाल में गर्ल्स की मैरिज एज हाई है, सो फर्टिलिटी इज लो। इन कॉन्ट्रास्ट यूपी और बिहार में अर्ली मैरिज लीड्स टू हाई फर्टिलिटी। समझिए, तो कोर लॉजिक सिंपल है, अ लॉन्गर मैरिड लाइफ ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, जो कि 15 से 49 इयर्स है, मतलब मोर पोटेंशियल टाइम टू हैव चिल्ड्रन। एग्जैक्टली। बट डज लेट मैरिज ऑटोमेटिकली मीन फ्यूअर चिल्ड्रन? नॉट नेसेसरीली, लेकिन ये सिग्निफिकेंटली ओवरऑल फर्टिलिटी पीरियड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, प्रैक्टिस क्यू टाइम। चलो। Practice. Higher marriage age often leads to lower fertility. गुड वन। Mini recap. In short, when people marry later, the biological window for having kids gets shorter. नेक्स्ट है सब टॉपिक 2B, डिलिबरेट मैरिटल फर्टिलिटी कंट्रोल फैक्टर्स। मतलब conscious steps. हाँ, ये वो कॉन्शियस स्टेप्स हैं जो कपल्स प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं। इसके examples? 2 मेन टाइप्स हैं। पहला कॉन्ट्रासेप्शन यानी फर्टिलाइजेशन को रोकना, जैसे पिल्स से। और दूसरा? दूसरा है इंड्यूस्ड अबॉर्शन यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। ये factors directly KAP से linked हैं. These are active choices, not passive biological events. कॉन्ट्रासेप्शन और अबॉर्शन में इतनी एथिकल डिबेट क्यों है? क्योंकि दे इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशन इन अ नेचुरल प्रोसेस, जिससे मॉरल और रिलीजियस क्वेश्चंस उठते हैं। Right. Practice time. ओके। Practicing the two types, contraception and induced abortion. एंड द मिनी रिकैप। In short, these are the deliberate actions people take to control family size. अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। सब टॉपिक 2.C, नेचुरल मैरिटल फर्टिलिटी फैक्टर्स। Yes, इसमें सबसे पहले
लैक्टेशनल इनफीकंडिबिलिटी। दिस इज दैट नेचुरल फैमिली प्लानिंग सिस्टम जिसका तुमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, तो ये काम कैसे करता है? देखो, जब एक मदर ब्रेस्ट फीड करती है तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो ओव्यूलेशन को रोक देते हैं। अच्छा। सक्लिंग डिप्रेसेस द हाइपोथैलेमस। इससे LHRH नहीं निकलता। ओके। नो LHRH मतलब पिट्यूटरी से नो LH एंड FSH। जिनके बिना ओव्यूलेशन नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। नो ओव्यूलेशन मींस नो प्रेगनेंसी। और ये अप टू 2 इयर्स तक काम कर सकता है। अमेजिंग है ना? इट्स इनक्रेडिबल। पर क्या ये मेथड 100% रिलायबल है? नॉट 100%। इट्स अ पावरफुल नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन रिलायबिलिटी टाइम के साथ कम होती है और अगर फीडिंग एक्सक्लूसिव नहीं है तो भी कम होती है। Got it. Let's practice the hormonal chain. यस, Try explaining the hormonal chain: hypothalamus, pituitary, ovaries. परफेक्ट। Mini recap. In short, breastfeeding acts as a natural birth control switch in the body. इसमें नेक्स्ट फैक्टर है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है। हाँ, बेसिकली हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन ये सोशल फैक्टर से भी जुड़ा है। कैसे? जिन सोसाइटीज में रिक्रिएशनल ऑप्शंस कम होते हैं वहाँ कोइटस फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है, लीडिंग टू हायर फर्टिलिटी। That's a very interesting angle. Mini recap. Simple math, more attempts, more chances. देन देयर इज स्टेरिलिटी। मतलब the inability to conceive? करेक्ट। और ये मेल या फीमेल दोनों में हो सकती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? मेल्स में फॉर एग्जांपल अजोस्पर्मिया यानी नो स्पर्म या लो स्पर्म काउंट। फीमेल्स में ओवेरियन फेलियर या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी दोनों को अफेक्ट कर सकता है। Okay. Mini recap. Sterility is a biological barrier to fertility. नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस इंट्रायूट्राइन मोर्टेलिटी। इसका मतलब मिसकैरेज। हाँ, प्रेगनेंसी का नेचुरली टर्मिनेट हो जाना। और इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? कई रीजंस हैं, जैसे ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, अगर मदर RH- है और चाइल्ड RH+, या फिर क्रोमोसोमल चेंजेस या मैटरनल मेडिकेशन। Right. Mini recap. Sometimes pregnancy ends naturally due to biological mismatches. और आखिरी बायोलॉजिकल फैक्टर है ड्यूरेशन ऑफ द फर्टाइल पीरियड। Female fertile period, जो roughly 15-49 years होता है। बिल्कुल, ये ड्यूरेशन फर्टिलिटी डिसाइड करती है। इसमें लॉजिक क्या है? देखो, एज एट मेनार्क यानी फर्स्ट पीरियड मोस्टली जेनेटिक है, लेकिन एज एट मेनोपॉज यानी लास्ट पीरियड एनवायरमेंटल हो सकती है। अर्ली मेनोपॉज का मतलब है शॉर्टर फर्टाइल विंडो और इसलिए लेस फर्टिलिटी। Got it. Mini recap. The length of the fertile window matters a lot. चलिए बायोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 3. Economic theories of differential fertility. अब आते हैं पैसे पर। सबसे पहले सब टॉपिक 3.1 Theory of Liebenstein, Benefit Cost Ratio. लाइबेनस्टीन ने कहा कि लोग चिल्ड्रन के बारे में बेनिफिट्स वर्सेस कॉस्ट्स के टर्म्स में सोचते हैं। थोड़ा ट्रांजैक्शनल साउंड करता है। करता है, पर इसके पीछे लॉजिक है। पुअर सोसाइटीज में चिल्ड्रन को एक इकोनॉमिक एसेट माना जाता है, बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा होता है। कैसे? दे कैन वर्क एंड अर्न। और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है पेरेंट्स ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं टू कॉम्पेंसेट। और रिच सोसाइटीज में? वहां इक्वेशन उल्टी हो जाती है। चिल्ड्रन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, तो कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो कम बच्चे करते हैं। तो क्या ये इतना ही ट्रांजैक्शनल है? डू पेरेंट्स रियली थिंक ऑफ किड्स एज एसेट्स? इट्स नॉट ऑलवेज अ कॉन्शियस कैलकुलेशन, समझो, बट इट्स एन अंडरलाइंग इकोनॉमिक रियलिटी दैट शेप्स बिहेवियर। ठीक है, लेट्स डू अ प्रैक्टिस क्यू। श्योर। Practice this phrase. Benefit cost ratio of children. ग्रेट। Or mini recap. In short, poor societies see kids as a benefit, rich societies as a cost. लेकिन इसके बाद आई सब टॉपिक 3.2 Becker's theory of behavioral economics. हाँ, नोबेल प्राइज विनर बेकर ने एक ट्विस्ट दिया। उन्होंने कहा कुछ रिच पीपल ज्यादा बच्चे करते हैं। ओह, ये तो लाइबनस्टाइन के बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल, बेकर का मानना था कि जैसे इनकम बढ़ती है लोगों को ज्यादा होममेड ड्यूरेबल गुड्स चाहिए होते हैं। और चिल्ड्रन आर द अल्टीमेट होममेड गुड। प्रिसाइसली, तो हायर इनकम कैन लीड टू हायर फर्टिलिटी अगर हम माने कि KAP कांस्टेंट है। Interesting contradiction. Mini recap. Becker's view. More money can mean a desire for more children. तो लाइबनस्टाइन और बेकर के बाद कौन आया? उसके बाद आए ईस्टलिन, सब टॉपिक 3.3 ईस्टलिन्स थ्योरी ऑफ पेरेंटल एस्पिरेशन। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बेकर को कॉन्ट्रडिक्ट किया। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट योर इनकम, इट्स अबाउट योर इनकम वर्सेस योर एस्पिरेशंस। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैं है। समझाता हूँ। अगर आपकी एस्पिरेशंस जैसे एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हाँ। आपकी इनकम से ज्यादा है हाँ। तो आप पुअर फील करते हो और ज्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। सो एक हाई इनकम पर्सन हाँ। जिसकी सुपर हाई एस्पिरेशंस है वो कम बच्चे करेगा, लेकिन एक हाई इनकम पर्सन जिसकी एस्पिरेशंस कम है वो ज्यादा बच्चा करेगा। मेक सेंस ना? So a millionaire who wants a private jet might feel poorer than a middle class person who is content. एग्जैक्टली, इट्स अबाउट परसीव्ड वेल्थ नॉट एब्सोल्यूट वेल्थ। Wow. Mini recap. In short, it's not what you earn, but what you want that decides family size. और भी कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं? हाँ, मॉडर्न रियलिटीज, सब टॉपिक 3.4 एंड 3.5 अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन। ये तो आजकल बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन हर चीज को महंगा बना देते हैं, जिससे लोग वन चाइल्ड या नो चाइल्ड नॉर्म की तरफ जाते हैं। और वुमेन स्टेटस का क्या रोल है? As women get more educated and economically independent, उन्हें अपनी बॉडीज और करियर्स पर कंट्रोल मिलता है। हाँ। They often choose to have fewer children to focus on their goals. ये fertility decline में एक बहुत बड़ा फैक्टर है वर्ल्ड वाइड। Makes sense. Mini recap. Modern economies and empowered women are leading to smaller families. Okay, so we've covered biology and economics, but हम सब social animals हैं. Let's see how society shapes our family size. Let's do it. Topic 4. Social factors of differential fertility. इसमें काफी सारे points हैं. हाँ, तो हम हर पॉइंट पर एक छोटा तेजी से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले 1. एज ऑफ मैरिज। ये तो biological factor भी था.
हाँ, पर सोशल भी है, सोसाइटी डिसाइड करती है ना कि शादी की सही एज क्या है। राइट। नेक्स्ट 2 पोलिगमी। मल्टीपल पार्टनर्स कैन अफेक्ट फर्टिलिटी रेट्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। फिर 3 विडोहुड, सेपरेशन, डिवोर्स। ये इवेंट्स रिप्रोडक्टिव पीरियड को इंटरप्ट करते हैं, thus affecting fertility। ओके। 4 पोस्टपार्टम एब्स्टिनेंस। ये कई सोसाइटीज में कस्टम है जहां कपल्स चाइल्ड बर्थ के बाद सेक्स से दूर रहते हैं। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल स्पेसर। इंटरेस्टिंग। 5 सेलिबसी एंड होमोसेक्सुअलिटी। चूजिंग नॉट टू मैरी या सेम सेक्स पार्टनर्स होना नेचुरली ओवरऑल फर्टिलिटी रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है। 6 फ्रीक्वेंसी ऑफ कोइटस। वापस वही पॉइंट, सोशल लाइफ मैटर्स। डेवलप सोसाइटीज में लोगों के पास बहुत रिक्रिएशन ऑप्शंस हैं, नेटफ्लिक्स, हॉबीज। और अनडेवलप्ड सोसाइटीज में Coitus might be the only recreation leading to higher fertility। नेक्स्ट है 7 स्पेसिंग प्रैक्टिसेस। एक सोशल नॉर्म ऑफ गिविंग अटेंशन टू अ यंग चाइल्ड, इससे पेरेंट्स प्रेगनेंसीज को स्पेस करते हैं। राइट। नंबर 8 फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिलीज में चाइल्ड केयर के लिए ज्यादा सपोर्ट होता है। हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स। एग्जैक्टली। दिस encourages higher fertility compared to nuclear families जहां पूरा बोझ सिर्फ पेरेंट्स पर होता है। ओके। 9 रैशनल अप्रोच। मॉडर्न सोसाइटीज पेरेंट्स को रैशनल होने के लिए एनकरेज करती हैं, ये सोचने के लिए कि क्या वो इमोशनली और फिजिकली एक बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। गुड पॉइंट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। 10 सोशल कस्टम्स एंड बिलीव्स, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस। दिस इज ह्यूज। एक बेटे की चाहत फॉर रीजंस लाइक लाइटिंग द फ्यूनरल पाया, इसकी वजह से लोग तब तक बच्चे पैदा करते रहते हैं जब तक लड़का ना हो। इससे फर्टिलिटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। इट्स अ सैड रियलिटी। 11 सुपरस्टिशंस। और बिलीव्स जैसे चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड या कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करना सिन है, ये फैमिली प्लानिंग में मेजर बैरियर्स हैं। ट्रू। ये अगला वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है। 12 डोमन्स हाइपोथेसिस, सोशल कैपिलैरिटी। नाम फैंसी है, ना आइडिया सिंपल है। जैसे एजुकेटेड वुमन सोशल स्टेटस में ऊपर उठना चाहती हैं, उन्हें रिपीटेड प्रेगनेंसीज एक टाइम वेस्टर लगते हैं। तो वो कम बच्चे करते हैं। करेक्ट। और आखिर में फाइनली पॉलिटिकल फैक्टर्स, अब गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी इसका क्लासिक एग्जांपल है, जहां रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स यूज किए गए फर्टिलिटी कंट्रोल करने के लिए। वाओ, दैट वाज अ लॉट। तो अब हम पार्ट 1 से पार्ट 2 में जा रहे हैं। हाँ, अब हम जूम इन करेंगे। पार्ट 2 सीरोजेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के पीछे का हार्मोनल सेरोजेनेटिक्स और सेल्युलर साइटोजेनेटिक्स कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 5 द मास्टर कंट्रोल एक्सिस एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। ओके, लेट्स डाइव इनटू द कंट्रोल रूम। पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कमांड चेन पर चलता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाड एक्सिस। आई लव द एनालॉजी फॉर दिस। हाँ, सीईओ वाली। यस, इमेजिन हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का सीईओ है। राइट। वो एक ईमेल भेजता है एक हार्मोन जिसे GnRH कहते हैं जनरल मैनेजर को, जो कि है एंटीरियर पिट्यूटरी। करेक्ट। द मैनेजर फिर 2 सुपरवाइजर्स भेजता है LH और FSH फैक्ट्री फ्लोर पर, जो है गोनाड्स यानी टेस्टीज या ओवरीज। और फैक्ट्री पर फाइनल प्रोडक्ट्स बनाती है गोनाडल स्टेरॉइड्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो पूरा एक्सिस है हाइपोथैलेमस, GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी, LH एंड FSH, गोनाड्स, गोनाडल स्टेरॉइड्स एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। परफेक्ट। अब यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है। क्या? ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक ही पेरेंट मॉलिक्यूल से बनते हैं। गेस व्हाट? कोलेस्ट्रॉल। यस, द सेम कोलेस्ट्रॉल जिसके बारे में आप फूड एड्स में सुनते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है? नॉट एट ऑल, इट्स एसेंशियल। इसके बिना ये वाइटल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स नहीं होंगे। बैलेंस इज की। तो इसका मैथ क्या है? C27, C19? वो मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स का नंबर है, जैसे लेगो से बिल्डिंग। कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा C27 मॉलिक्यूल है। एंजाइम्स उसे काटकर छोटा करते हैं। प्रोजेस्टेरोन C21, टेस्टोस्टेरोन C19 और एस्ट्रोजन C18 बनता है। So the brain is literally controlling reproduction from a distance. गो सिग्नल फॉर रिप्रोडक्शन। एविडेंस बताता है कि ये एक हार्मोन GnRH दोनों LH और FSH का रिलीज ट्रिगर कर सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का एक मॉडिफाइड वर्जन है। यू गॉट इट, इट्स अ डेरिवेटिव जो एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल पाथवे से बनता है। चलो इस एक्सिस को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेइंग द एक्सिस अलाउड। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गोनाड्स। परफेक्ट। Mini recap. In short, the brain, CEO, orders the pituitary manager to activate the gonads factory to produce hormones from cholesterol. चलो अब मेल सिस्टम में चलते हैं। टॉपिक 6 सेरोजेनेटिक्स ऑफ मेल सिस्टम। इसमें पहले सब टॉपिक 6.1 हार्मोन फॉर्मेशन पाथवे, मतलब टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है, हाँ, तो स्टेप 1 है ट्रिगर। हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है। जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी LH रिलीज करता है। करेक्ट। स्टेप 2 LH ट्रैवल करके लेडिग सेल्स तक जाता है टेस्टीज में। वहां वो एक एंजाइम सिस्टम एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ओके, द फैक्ट्री वर्कर हैज अराइव्ड। एग्जैक्टली। अब स्टेप 3 असेंबली लाइन। लेडिग सेल्स के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल, प्रेग्नेनिलोन, एंड्रोस्टैंडियोन, टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। ये काफी स्टेप्स वाला प्रोसेस है। हाँ, और स्टेप 4 काम के बाद जब टेस्टोस्टेरोन अपना काम कर लेता है तो लिवर में ब्रेकडाउन होके मेटाबोलाइट्स बनता है, जैसे एंड्रोस्टेरोन। और DHT का क्या रोल है? कुछ टारगेट सेल्स में टेस्टोस्टेरोन एक ज्यादा पोटेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसे डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो लेडिग सेल्स टेस्टोस्टेरोन फैक्ट्रीज हैं। परफेक्ट एनालॉजी। और LH फैक्ट्री सुपरवाइजर है। DHT टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? कुछ टिश्यूज में जैसे प्रोस्टेट और हेयर फॉलिकल्स DHT ज्यादा एक्टिव फॉर्म है, जैसे एक सुपरचार्ज्ड वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। गॉट इट। चलो प्रैक्टिस करें। लेट्स डू इट। Practice the main conversion. Cholesterol to testosterone in Leydig cells. Great. Mini recap.
In short, the brain's LH signal tells Leydig cells to convert cholesterol into testosterone. अब है सब टॉपिक 6.2 टेस्टोस्टेरोन इन ब्लड। हाँ, टेस्टोस्टेरोन ब्लड में अकेले नहीं घूमता, उसे एक राइड चाहिए। राइड मतलब? ऑलमोस्ट 100% ऑफ इट प्रोटीन से बंधा होता है। अच्छा। हाँ, करीब 40% एक स्पेशल प्रोटीन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP से जुड़ता है और 40% एल्बुमिन से। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रोल करता है कि कितना टेस्टोस्टेरोन सेल्स के लिए अवेलेबल है। Okay, so it's not just floating free? नॉट एट ऑल। Mini recap. Testosterone travels in the blood by hitching a ride on proteins. Okay, hormones हो गए। अब cells की बारी। हाँ, टॉपिक 7 साइटोजेनेटिक्स ऑफ मेल सिस्टम। लेट्स मीट द सेल्स इनसाइड द टेस्टीज। ठीक है। टेस्टीज में 3 तरह के मेन प्लेयर्स हैं। Okay, सबसे पहले 1 सर्टोली सेल्स यानी नैनी सेल्स। nanny cells. हाँ, ये टॉल कोलमनर डिप्लॉयड 2n सेल्स हैं। इन्हें डेवलपिंग स्पर्म की नैनीज या नर्सेस समझो। तो इनका काम क्या है? स्पर्मेटिड्स यानी बेबी स्पर्म सर्टोली सेल से अटैच होते हैं मैच्योर होने के लिए और टेल ग्रो करने के लिए। अच्छा। ये इनहिबिन भी प्रोड्यूस करते हैं, एक हार्मोन जो पिट्यूटरी को बताता है ओके वी हैव एनफ FSH, स्लो डाउन। तो सर्टोली सेल स्पर्म बनाते नहीं, सिर्फ उन्हें बड़ा होने में हेल्प करते हैं? एग्जैक्टली, दे प्रोवाइड नरिशमेंट एंड सपोर्ट। दूसरे हैं 2 सेल्स ऑफ लेडिग यानी टेस्टोस्टेरोन फैक्ट्रीज। इनसे तो हम मिल चुके हैं। हाँ, ये स्मॉल राउंडेड डिप्लॉयड 2n सेल्स हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर। और इनका मेन काम टेस्टोस्टेरोन बनाना है। Correct. फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। इसलिए इनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं जो इस सिंथेसिस के लिए जरूरी ऑर्गेनेल्स हैं। और तीसरा 3 जर्मिनल सेल्स, द स्पर्म मेकिंग सेल्स। बिल्कुल, ये एक्चुअल सेल्स हैं जो स्पर्म बनते हैं। इनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं विद डिफरेंट प्लॉइडी। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आए। करेक्ट, ये स्पर्म बनाने की असेंबली लाइन है। तो इसकी स्टेप्स क्या हैं? स्पर्मेटोगोनिया 2n एनलार्ज होकर बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n। ओके। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n मियोसिस 1 के बाद बनाता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n। तो यहाँ प्लॉइडी हाफ हो गई। हाँ, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n मियोसिस 2 के बाद बनाता है 2 स्पर्मेटिड्स n। ओके। और फाइनली स्पर्मेटिड n सर्टोली सेल्स पर मैच्योर होकर बनता है स्पर्मेटोजोआ n। आई और आई में यहाँ क्या फर्क है? मियोसिस I होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है, प्लॉइडी 2n से n कर देता है। मियोसिस II सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करता है जैसे माइटोसिस पर हैप्लॉइड सेल में। चलो स्टेजेस को रिसाइट करते हैं। ग्रेट आइडिया। ट्राई टू रिसाइट द स्टेजेस। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। एक्सीलेंट। Mini recap. In short, spermatogenesis is the 4-step process of turning a diploid germ cell into a haploid sperm cell. अब आते हैं फीमेल सिस्टम पर। टॉपिक 8 सेरोजेनेटिक्स ऑफ फीमेल सिस्टम। हाँ, यहाँ 2 स्टार प्लेयर्स हैं, ओएस्ट्रोजन द फीमेल सेक्स हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन द प्रेगनेंसी हार्मोन। ओएस्ट्रोजन कहाँ से आता है? मेनली ओवरी में फीकल सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। और बनता कैसे है? हियर्स अ शॉकर, ओएस्ट्रोजन C18 टेस्टोस्टेरोन C19 से बनता है। Wait, what? Seriously? यस, एक एंजाइम है एरोमेटेज जो ये कन्वर्जन करता है। सो कूल ना। Mind blowing. और कोई सोर्स ईस्ट्रोजन का? प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा भी बहुत सारा ईस्ट्रोजन बनाता है। और प्रोजेस्टेरॉन? वो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। ये फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा है ओव्यूलेशन के बाद। ओके। इसके अलावा और भी रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं? हाँ, जैसे प्रोलैक्टिन, PRL द हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मिल्क सिक्रीशन के लिए। और इनेबिन मेल्स की तरह ही FSH को नेगेटिव फीडबैक देने के लिए। फिर ऑक्सीटोसिन द लव हार्मोन जो मिल्क इजेक्शन और लेबर पेन्स भी कॉज करता है। एक और है। हाँ, रिलैक्सिन यूट्रस से सिक्रीट होता है टू डायलेट द वेजाइना फॉर चाइल्ड बर्थ। Mini recap. In short, estrogen and progesterone run the female cycle with help from prolactin, oxytocin, and others. Finally, let's look at the cells of the ovary and the incredible journey of the ovum. Topic 9. Cytogenetics of female system. हाँ, एग बनाने का प्रोसेस यानी oogenesis, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग है। कैसे? चलो डेवलपमेंटल स्टेजेस देखते हैं। एक, एट बर्थ, एक फीमेल उन सभी एग्स के साथ पैदा होती है जो उसके पास कभी होंगे। स्टोर्ड एज oogonia 2n। वाओ, मतलब सारे एग्स जन्म से ही होते हैं? हाँ, फिर 2 चाइल्डहुड में oogonia ग्रो करके बनते हैं प्राइमरी oocytes 2n और यहाँ वो पॉज हो जाते हैं। दे गेट स्टक इन मियोसिस 1। स्टक? कितने टाइम के लिए? डेकेड्स तक। फिर 3 प्यूबर्टी टू मेनोपॉज में हर महीने एक प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, लेकिन ये एक अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल? हाँ, एक बड़ा सेकेंडरी oocyte बनता है जिससे सारा साइटोप्लाज्म मिलता है और एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। फिर 4 ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte अब एक मैच्योर फॉलिकल में होता है ओव्यूलेशन के लिए तैयार। और फिर 5 ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है, पर अभी भी ये फुली मैच्योर ओवम नहीं है। ये फिर से पॉज हो जाता है, इस बार मेटाफेज 2 में। दोबारा पॉज? हाँ, और 6 फर्टिलाइजेशन। मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होता है अगर एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करे। इस फाइनल डिवीजन से मैच्योर ओवम और एक छोटा सा सेकंड पोलर बॉडी बनता है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। तो एक प्राइमरी oocyte 40 साल से ज्यादा मियोसिस 1 में पॉज रह सकता है? इट कैन। और ये लंबा पॉज एक रीजन है कि ओल्डर मदर्स में क्रोमोसोमल एरर्स का रिस्क बढ़ जाता है। और ये पोलर बॉडीज का पॉइंट क्या है? 4 इक्वल एग्स क्यों नहीं बनते? द गोल इज टू क्रिएट वन मैसिव न्यूट्रिएंट रिच एग जो एक एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके। पोलर बॉडीज बस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स को डिस्कार्ड करने का एक तरीका है ताकि सारा साइटोप्लाज्म मेन ओवम के पास रहे। इट्स ऑल अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। जीनियस डिजाइन। चलो प्रैक्टिस करते हैं। जरूर। प्रैक्टिस द मेन स्टेजेस: oogoneum, primary oocyte, secondary oocyte, ovum. परफेक्ट। Mini recap. In short,
oogenesis produces one large ovum and tiny polar bodies, and the process is paused at 2 different stages, only completing upon fertilization. Wow, what a journey. So दोस्त, let's quickly recap. हाँ जरूर। ब्रॉड माइक्रो थीम था। हमने फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को समझा। करेक्ट। हमने देखा कि फर्टिलिटी सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बल्कि KOAP, इकोनॉमिक चॉइसेस एंड सोशल नॉर्म्स पर भी डिपेंड करती है। फ्रॉम लाइबेनस्टीन्स कॉस्ट बेनिफिट थ्योरी टू द डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड, इट्स ऑल कनेक्टेड। बिल्कुल। फिर हमने बॉडी के कंट्रोल सिस्टम को डिकोड किया। दी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाड एक्सिस, जो कोलेस्ट्रॉल से बने हार्मोन्स यूज करता है। And finally, we explored the cellular worlds of spermatogenesis, making millions of sperm, and oogenesis, the patient, decades-long journey of a single egg. Cool, ना? बिल्कुल। नाउ इस नॉलेज को आगे ले जाने के लिए इन 6 सवालों के जवाब जोर से देने की कोशिश करें। Okay, I'm ready. पहला, KAP का पूरा मतलब क्या है और ये फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करता है? दूसरा, लिबेनस्टाइन और बेकर की इकोनॉमिक थ्योरीज में मेन डिफरेंस क्या है? तीसरा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाड एक्सिस को CEO, मैनेजर, फैक्ट्री एनालॉजी का उपयोग करके समझाएं। चौथा, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स के फंक्शंस में क्या अंतर है? पांचवा, ओएस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन से कैसे बनता है, कौन सा एंजाइम की है? और आखिरी, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में 3 मुख्य अंतर बताएं। और अब आपका फाइनल चैलेंज। Let's hear it. कोई एक टॉपिक चुनो, जैसे सोशल फैक्टर्स ऑफ फर्टिलिटी या द प्रोसेस ऑफ oogenesis, और उसे एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर को सिर्फ 60 सेकंड्स में समझाने की कोशिश करो। टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। And that's our deep dive for today. अगर आपका ब्रेन भी नई नॉलेज से बज कर रहा है, तो मेक श्योर you're subscribed, hit that like button और इसे किसी भी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो लाइफ के साइंस के बारे में क्यूरियस है। हाँ। Comment below with your aha moment from today's discussion. Until next time, stay curious.